और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। श्रीनगर से राष्ट्रीय गौरव मार्च की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय गौरव मार्च की शुरुआत श्रीनगर शंकराचार्य पहाड़ी से हुई और ये राम जन्मभूमि अयोध्या तक जाएगी। नित्यानंद आश्रम मध्य प्रदेश और गुजरात के संत श्री श्री 1008 के द्वारा संकल्प लिया गया। संकल्प के अनुसार अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर का दिव्य निर्माण, अयोध्या के स्वर्णिम विकास के लिए शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक पैदल मार्च करेंगे। राष्ट्र धर्म विजय पत्र यात्रा हमारे राष्ट्र का गौरव किस प्रकार से बढ़े, सनातन संस्कृति का हम कैसे रक्षण करें, मानव मात्र के अंदर समाज और जाति पात से ऊपर उठ करके हम देश के प्रति कैसे एकता करें। और एकता के साथ साथ में हमारा राष्ट्र क्या है, हमारे तिरंगे के अंदर 3 रंग होते हैं। पूरा ऊपर का रंग जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और श्वेत वर्ण जो है वो शांति का प्रतीक है और जो हरा वर्ण है वो हमारे यहाँ स्मृति का प्रतीक है। तो इस तिरंगे को फहरा करके आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के एकात्म दर्शन को जन जन तक पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर के देश हमारा 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इस देश के अंदर अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के राष्ट्र को स्वतंत्र किया है। तो उस राष्ट्र के अंदर हम किस प्रकार से समृद्धि, संस्कृति और समाज के अंदर एकता का भाव ला सके, गौ रक्षण कर सके। गौ माता के अंदर सारे देवता निवास करते हैं और देवताओं के साथ साथ में गौ हमारी समृद्धि का कारण है। तो गौ रक्षण हो, भारत माता जो राष्ट्र की आन बान शान का हमारा तिरंगा है, राष्ट्र यात्रा गौरव पद यात्रा के बिंदु के रूप में 2 हमारे ध्वज रहेंगे, जो आन बान शान का तिरंगा और दूसरा ज्ञान का प्रतीक भगमा ध्वज साथ चलेगा। भगमा ध्वज राष्ट्र तिरंगा से 4 इंच नीचे रहेगा और राष्ट्र का जो तिरंगा है वो 4 इंच ऊपर चल करके हमारी राष्ट्र की आन बान शान विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत हो, ऐसी हम कामना करके आगे बढ़ते हुए इस यात्रा को अयोध्या धाम तक ले जाएंगे। और सभी संत और देशवासी से मैं अपील करता हूँ कि भारत माता की गोद में बैठ करके चाहे किसी संप्रदाय से जन्म लिया हो, भारत माता के लिए हम सब एक बन करके कार्य करें, जभी भारत माता को हम समृद्धि की ओर ले जा सकेंगे। राष्ट्र का जो नेतृत्व हमारे ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो राष्ट्र के अंदर, आज कश्मीर के अंदर भी शांति हम लोगों को देखने को मिल रही है, ऐसी भाईचारा सबके अंदर बना रहे, ऐसा विचार करके ये यात्रा के बिंदुओं के रूप में आप सब हम मिल करके इस यात्रा को सफल बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, माँ नर्मदा की जय हो, जय गौ माता। भारत माता की जय। धर्म के जो लोग कश्मीरी पंडित हैं, आज यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े उनके लोग मौजूद हैं, तो उनका कहना है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। कश्मीरी पंडितों का ये मानना है, उस बात क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हुए हैं, उनके डिमांड्स को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो संत धर्म के कुछ ही लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। देखिए, हमारे जो कश्मीरी पंडित बंधु हैं उन सबको हम सब यहाँ के निवासी लोग मिल करके यदि कार्य को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र का विकास अगर करना है तो यहाँ जब भी विकास हो सकता है कि सारी संप्रदाय के लोग मिल करके अगर रहेंगे। कश्मीर के अंदर खाली कश्मीरी पंडित ही नहीं, अपितु भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति आकर के यदि यहाँ कोई उद्योग क्षेत्र लगाते हैं तो निश्चित ही कश्मीर का भी विकास होगा। पर्यटन के द्वारा तो कश्मीर का विकास हो ही रहा है, लेकिन जब तक यहाँ किसी प्रकार के उद्योग नहीं होंगे तब तक विकास होना, पढ़ाई के लिए यहाँ बड़े मेडिकल कॉलेज हों, ऐसी हम सरकार से भी अपील करेंगे। और राष्ट्र का विकास हो, सभी लोगों का यहाँ स्थापित करके राष्ट्र का विकास हो, इस भावना से हम लोग निश्चित ही सरकार से भी अपील करेंगे और आप मीडिया बंधु हमारा संदेश जन जन तक पहुँचाएंगे। एक और बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि आप उन सभी आदेशों को अपनी याचिका के साथ संलिग्न करें जिनमें मानवाधिकार आयोग की ओर से कोई आदेश जारी किया गया है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कामकाज से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। वकील ने प्रस्तुत किया कि 40,000 से अधिक मामले लंबित हैं और केवल नए मामलों की सुनवाई की जा रही है। जस्टिस संजय किशन कौल और एएसओका की बेंच ने नोटिस जारी किया।
बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत विकास विभाग के प्रधान सचिव एच राजेश प्रसाद भदरवा की चुनुट पंचायत घर अखरोट बाग की उन्होंने अध्यक्षता की। ग्राम सभा के दौरान उठाई गई मांगों की डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के साथ बातचीत की और स्कूल के बच्चों के बीच खेल किट्स भी तकसीम किए। एच राजेश प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि जिले के हर स्कूल में सेना, अर्धसैनिक और जेकेपी के 150 शहीद जवानों की फोटो लगाई जानी है ताकि हमारी युवा पीढ़ी जिले के असली नायकों के बारे में जान सके। पंचायत चनौद के दूर उफ्तादा गांव मठोला में मौजूद है। यहां पे मरकजी सरकार की तरफ से चलाया गया बैक टू विलेज 4 के मरहले के तहत प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एच राजेश प्रसाद और जिला के कई दूसरे अफसरों के साथ लोगों की शिकायत सुनने के लिए पहुंचे थे। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि कितना बेनिफिट हुआ ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम चलता है। यहाँ के गांव सभा की मीटिंग भी बुलाई, उनके गांव के लोगों की अलग अलग जो समस्या थी उनकी भी सुनवाई करके उसके सोल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश की अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। ये स्कूल में विजिट यहाँ रखी, स्कूल की फंक्शनिंग कैसे क्या चल रहा है, बच्चों की प्रोग्रेस कैसी है, बच्चों स्कूल की फंक्शनिंग कैसे चल रही है और उसको और कैसे बेहतर बनाने की तरीका ढूंढने के ये मकसद से हम यहाँ आए। सभी लोगों से इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन करके अभी संबंधित अधिकारी हैं डिपार्टमेंट से उसको टेकअप करके इसको आना आगे अच्छे से चलाने की कोशिश करें। लोगों की जो मसले हैं हमने अब मसले उनके सामने रखे, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके जो आपका रोड का मसला है या जो बाकी मसले हैं, टूरिज्म का मसला है, ये हम सब मसले जो हैं गवर्नमेंट के साथ उठाकर हल करेंगे। टू विलेज जो प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाया गया है, ऐसे जैसे दूर दराज इलाकों में अफसरों का पहुंचना, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी, आप सब इस चीज से सेटिस्फाइड हो कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है? ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है सर। कोई अफसर किसी गाँव में नहीं जाता था। बैक टू विलेज होने के बाद हर अफसर, हर डिपार्टमेंट का आदमी गांव में आते हैं। छोटे छोटे हर घर तक हर आदमी को ये पता लगता है कि ये हमारे डीसी साहब है, ये हमारे आरएनबी के एक्शन साहब है, ये कौन है। ऐसे कोई नहीं आता है। जब से ये बैक टू विलेज, ये चौथा बैक टू विलेज चल रहा है, इसमें हमें सारे अफसर देखने को मिल रहे हैं और डेवलपमेंट भी ऑन प्रोग्रेस कुछ हो रही है, कुछ परसेंट हो रही है। कि जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया था, इससे हर एक पंचायत को फायदा मिल रहा है, जो दूर दराज के जो जिनकी रसाई कहीं तक नहीं थी। तो उसके बाद अच्छा प्रोग्राम है सरकार की तरफ से, क्योंकि दफ्तरों में काम तो होते हैं, चाहे सेक्रेटरीट हो या और कोई दफ्तर हो, लेकिन बैक टू विलेज में कम से कम जो अफसर हैं उनको गांव में जाने का मौका मिलता है, क्योंकि वो ऊपर से सरकार की हदायती ऐसी होती तो वो गांव में जाकर लोगों से मिलते हैं, कुछ काम हो भी जाते हैं, तो लिहाजा लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलता है। क्योंकि जब अफसर गांव में पहुंचता है तो फिर लोग भी अपनी बात कहते हैं और अफसर भी गांव के कुछ हालात जो हैं, मसले जो हैं, उनको पर्सनली विजिट करता है। तो आपको उम्मीद है आज जो मसले उठाए गए वो हल होंगे? बराबर होंगे, जो उम्मीद है। तो जैसे कि आप सबने सुना कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम मरकजी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उससे लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। अनंतनाग के वनहामा दयालगाम इलाके में हुए आतंकी हमले में 2 गैर स्थानीय लोग घायल हो गए। इनमें से एक नेपाल के तेज बहादुर थापा का देर रात श्रीनगर की सूरा में भेजा गया, जबकि बिहार के बहकोराम का अभी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों की हालत अभी भी नाजुक है। वहीं हमलावरों की तलाश के लिए अभियान जारी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मुदस्सिर कादरी का। मुदस्सिर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, साथ ही जो जख्मी हैं उनकी हालत अभी क्या है? बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को ये दुखद घटना घट गई थी वानेहामा दयालगाम, जो अनंतनाग जिले में दक्षिणी कश्मीर में एक गांव है। तो वहां पर ये दोनों लोग जो थे, जिस तरह से हमने कहा कि बहकोराम जो कि बिहार का है और तेज बहादुर जो कि नेपाल का बताया जा रहा है, तो ये दोनों आर्जी तौर पर वहां पर रिहाइश थे एक घर में। तो सबसे पहले जो पुलिस का प्रेस रिलीज आया, पुलिस के बयान में ये कहा गया है कि जो मिलिटेंट थे
किसी काम की गर्ज से इन दोनों को बाहर बुलाया और जो ही ये बाहर निकले दोनों तो इन पे नजदीक पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया, जिसके नतीजे में ये दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ये इनको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग फौरी तौर पर पहुंचा दिया, जहां पर फर्स्ट एड किया गया दोनों का। और उसके बाद रात देर गए जो तेज बहादुर है नेपाल के, उनको सिक्किम के सोरा अस्पताल मुंतकिल किया गया एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, और जहां उनकी हालत जो है वो मजीद क्रिटिकल बताई जा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की ये कोशिश है कि उसकी जान को जो है वो बचाया जा सके, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत जो है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है और हालत बदसूर क्रिटिकल बनी हुई है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि जो बहकू राम है बिहार के, तो उनकी हालत में काफ़ी सुधार आया है और वो अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ज़ैर इलाज है। और डॉक्टरों का कहना है कि उनको जो है स्टेबिलिटी आ रही है और उस हिसाब से जो उनकी जान है वो बच सकती है। लेकिन जो नेपाल के तेज बहादुर है उनका इलाज जो है एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है और डॉक्टरों की कोशिश है कि उसकी जान को भी बचाया जाए। और कुल मिलाकर अगर हालात को देखा जाए तो कल से जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, और जहां पर भी जो गैर मकामी अफराद है, जो रिहाइश पजीर है, चाहे मजदूर हैं या फिर जो मुख्तलिफ सरकारी नौकरियां यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां जहां पर लोग रहते हैं। और कुल मिलाकर अगर उस एरिया की बात करेंगे तो वहां पर जो हालात है वो जरूर काबू में है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि कल शाम को जिस तरह से फिर एक बार जो मिलिटेंटों ने है अपनी मौजूदगी जाहिर की है, हालांकि अगर जिला अनंतनाग की बात करेंगे तो लगभग 1 साल के बाद, एक बरस के बाद इस तरह का वाकया पेश आया है। इससे पहले वनपू अनंतनाग में गुज़श्ता साल इस तरह का वाकया पेश आया था जहां पर बिहार के बाशिंदों को गोली का निशाना बनाया गया था। लेकिन जनूबी कश्मीर में बदस्तूर ये जो हमला है, ये जो हमले हैं वो जारी है। और पूरे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो यहाँ के गैर मकामी बाशिंदे हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा है और टारगेट किलिंग का जो मामला है वो बदसूर कार्रवाई होती है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपने तमाम तर जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि आप उन सभी आदेशों को अपनी याचिका के साथ संलग्न करें जिनमें मानवाधिकार आयोग की ओर से कोई आदेश जारी किया गया है। एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कामकाज से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। वकील ने प्रस्तुत किया कि 40,000 से अधिक मामले लंबित हैं और केवल नए मामलों की सुनवाई की जा रही है। जस्टिस संजय किशन कौल और AS ओका की बेंच ने नोटिस जारी किया। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ है आपके पास तफसीलात और कितना अहम इसको माना जा रहा है? जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात पहले जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबरें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसमें मानवाधिकार में कई ऐसे केसेस पेंडिंग हैं। लगभग 40,000 केसेस पेंडिंग होने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि जब से जम्मू कश्मीर से 370 को एबॉलिश किया गया है उसके बाद से लगभग 40,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं जिस पर फिलहाल कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन की बात कही गई है याचिकाकर्ता के द्वारा और यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे क्योंकि मानवाधिकार आयोग के द्वारा कई ऐसे केसेज हैं जिन पर अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता से यह कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के काउंसिल को इस याचिका की कॉपी प्रदान करें और साथ ही साथ ये भी बताने के लिए कहा है कि NHRC का कौन सा नया आदेश आया है जिसके द्वारा वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी ही ना, तो तमाम जो दलीलें हैं वो क्या रखी जाएंगी और जम्मू कश्मीर की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल कैट को लेकर कई ऐसी केसेस हैं जो फिलहाल पेंडिंग हैं, जिन पर फिलहाल सुनवाई नहीं हो पा रही है और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा गया है कि 30,000 से ज्यादा केसेस फिलहाल कैट से संबंधित फिलहाल जम्मू कश्मीर में पेंडिंग है। लेकिन नए केसों की सुनवाई तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में हो रही है, लेकिन जो पुराने केसेस हैं उनको फिलहाल नहीं सुना जा रहा है, जिसकी वजह से जो केसों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
इसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, जैसा आप बता भी रही थी कि जस्टिस संजय किशन कौल की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और यह जानकारी मांगी गई है प्रशासन की तरफ से, कैट की तरफ से, कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर हिना अगली सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में कैट प्रशासन की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। जी सुशील, तो काफी अहम रहेगी ये सुनवाई। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कब है ये इसकी अगली सुनवाई, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी? जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में जो कोर्ट की तरफ से फिलहाल समय दिया गया है वो लगभग 28 नवंबर की तारीख तय की गई है, यानी कि 28 नवंबर से पहले कैट प्रशासन को कोर्ट में अपना जो जवाब है वो दाखिल करना है और उसके बाद इस पूरे मामले पे जम्मू कश्मीर के मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा क्योंकि कैट का मामला इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर में कैट से संबंधित कई मामले सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुके हैं, जिसमें यही सबसे बड़ा प्रश्न था कि जो पुराने मामले हैं उसमें फिलहाल सुनवाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो मुकदमों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो रही है, मुकदमों का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। तो ये दूसरी याचिका है जिसमें फिलहाल कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब 28 नवंबर से पहले कैट प्रशासन को कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा और बताना होगा कि उनकी कार्यशैली को लेकर जो याचिका दाखिल हुई है उस पर उनका कदम क्या है। जी सुशील, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, केम्बा कुलगाम में जेर तामीर सरकारी अस्पताल के नजदीक कल शाम एक पुरअसरार धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में यहां काम कर रहे गैर रियासती मजदूर जख्मी हो गए थे। जख्मियों को जल्द ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त शाम अशोक कुमार और शंभूराम के तौर पर की गई। इनका ताल्लुक बिहार से बताया गया, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी जहूर रिजवी। जहूर, इस अहम मामले पर आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, साथ ही जो गैर रियासती मजदूर जख्मी हुए थे उनकी हालत अभी कैसी है? और बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल उसी जगह पे जहां पे कल शाम जो है एक पुरअसरार धमाका हुआ। मैं पहले कैमरामैन से कहूंगा कि वो हमें कुछ मनाजिर दिखाए, कुछ लाइव तस्वीर दिखाए। ये वो शेड है जिसके अंदर ये धमाका हुआ और ये इमारत है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कैमू की है। यहाँ पे काम चल रहा था। ये ज़ैर तामीर सरकारी अस्पताल है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम हो रहा था और यहाँ पे ये मजदूर जो हैं इस शेड के अंदर काम कर रहे थे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो हमें अंदर के मनाजिर दिखाएं और बिल्कुल ये देखिए अभी भी शायद सामान बिखरा पड़ा है और यहाँ पे पूरा सामान उसके बाद तहस नहस हो गया। ये मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे और ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद 3 जो यहाँ पे जख्मी हो गए, 3 जो मजदूर हैं गैर मजदूर वो जख्मी हो गए, जिनका आपने खुद भी नाम बताया कि ये इनका नाम सम सुंदर है और सारे लोग चूंकि बिहार से ही हैं। और ये मैं आपको कहूं कि ये पुरअसरार धमाका जो ही यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे खलबल भी मच गई और ऐन उसी वक्त पुलिस आन पहुंची यहाँ पे। हालांकि उनका जो इनिशियली उनका इलाज मुआवजा किया गया, यहाँ के ही मकामी अस्पताल में उनका इलाज मुआवजा किया गया, लेकिन उसके बाद चूंकि एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी तो जिसके बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है अनंतनाग मुंतकिल किया गया और तीनों वहां पे अभी ज़ैर इलाज हैं। और कुल मिलाकर अभी इसमें पुलिस तहकीकात है कि आया ये पुरअसरार धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसमें क्या चीज ऐसी शामिल थी कि ये धमाका यहाँ पे हुआ। पुलिस इसमें बिल्कुल बढ़ चढ़ के तहकीकात कर रही है और जो भी जो सामने रिपोर्ट्स आएंगी तो वो बिल्कुल नाजरीन के साथ हम शेयर करेंगे। जी हिना। ज़हूर, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात हम ये जानना चाहेंगे, इस तरह के लगातार मामले हम देखते आ रहे हैं और अनंतनाग में भी लगातार हम देख रहे हैं कि गैर रियासती जो वहाँ पर अफराद हैं उनके ऊपर इस तरह के हमले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब ये लोग वहां पर काम कर रहे थे तो क्या सिक्योरिटी के कोई वहां पर इंतजामात नहीं थे जिनके दावे लगातार किए जाते हैं?
बिल्कुल है ना, चूंकि सिक्योरिटी जो है वो यकीनी तौर पे सिक्योरिटी हमेशा चौकन्ना होती है। जो ही हम अभी इस हॉस्पिटल में दाखिल हुए चंद ही मिनट पहले तो हमने देखा बाहर सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त है, लेकिन हर एक चूंकि यहाँ पे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गैर रियासती लोग जो हैं, गैर रियासती मजदूर जो है वो काम करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि वो हर जगह पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। लेकिन चूंकि ये एक सरकारी इमारत थी और इस पे काम चल रहा था और ये शेड जो आप पीछे देख रहे हैं बहुत ही महफूज जगह है और ये कई साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस बिल्डिंग पे भी कई साल से काम चल रहा है, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, चूंकि सिक्योरिटी जो है काफी चौकन्ना है और नए नए चैलेंज, कल भी आपने देखा कि वानेहामा दयालगाह में किस तरह से 2 गैर रियासती मजदूरों को, गैर रियासती अफराद को गोली मार दी गई, उसी तरह से यहाँ पे भी ये मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ। तो इन सारी चीजों को देखकर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियां, ये जो भी तो इस बेहद अहम मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। जहूर रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। जम्मू के निकट नगरोटा इलाके में हाल ही में शुरू हुए बैटरी ऑटो रिक्शा की एक महिला चालक इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों, ये हम आपको दिखाते हैं अब इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये है सीमा देवी, जो इन दिनों जम्मू में बेहद मशहूर हो चुकी हैं। सीमा देवी जम्मू में पहली ई रिक्शा ड्राइवर बन चुकी हैं। सड़कों पर बड़ी शान के साथ अपना ई रिक्शा चलाती हुई ये अक्सर दिखाई दे जाती हैं। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में नगरोटा के ढोक वजीर क्षेत्र की सीमा देवी ने कहा कि गरीबी ने उन्हें इस काम को शुरू करने के लिए मजबूर किया, जो महिलाओं द्वारा कम से कम चुना जाता है, लेकिन अब वो इसको बेहद दिलचस्पी के साथ कर रही हैं और लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। सर, मैंने जॉब की बहुत कोशिश की, मगर जैसे कि मुझे जॉब नहीं मिली, तो सर फिर घर में पहले बैठे भी कोई काम नहीं था, घर का काम किया सारा दिन, फिर टीवी देखते रहना, वैसे ही दिमाग खराब होता था सर। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये देखा कि ऑटो आया है ये ऐसा, फिर किसी ने उनको बताया कि भी ये 30,000 देके तो किस्तों पे मिल जाता है सर। घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इससे ये है कि जैसे किसी के आगे हाथ पसारने पड़ते थे, मांगने पड़ते थे, अब सर मांगना नहीं पड़ता। सर मेरा कंपटीशन मर्दों के साथ है, मगर ये नहीं है कि मैं मर्दों का मुकाबला कर रही हूँ, काम मैं कर रही हूँ। मर्दों ने काफी ने बोला कि आप मर्दों का काम कर रहे हो, तो सर काम कोई भी हो, आजकल औरत सबसे आगे है, मर्द का काम हो चाहे औरत का काम हो। सीमा देवी का कहना है कि ऑटो चलाते देख कई लोग मुझ पर हंसे भी, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और अपना काम जारी रखा। सीमा देवी का कहना है कि उनके पिता ने भी उनका भरपूर समर्थन किया और इसी की बदौलत आज वो इस काम को बखूबी कर पा रही हैं। मेरे को इन्होंने पूछा था, इन्हें बेचारी ने कोशिश बहुत, नौकरी नहीं मिली है कहीं भी, बड़ा कोशिश की मैंने, स्पोर्ट अभी भी स्पोर्ट करता हूँ। मैं कहता बेटा परवाह नहीं कर किसी आदमी की भी, किसी की कोई जो मर्जी बोले। अपने जमाई को भी समझाया, उसने इसको रिक्शा लेके दी और समझाया, और उसने रिक्शा लेके दी। 2 दिन में ये रिक्शा सीख गई और मैंने बड़ा इसको हौसला दिया। ये मना करी थी, डर रही थी, मगर बेटा कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है, जो भी काम करना सोच समझ कर करना है, और हम तेरे साथ हैं, पूरा परिवार तेरे साथ है। सीमा देवी का कहना है कि पहले पहल उन्हें ई रिक्शा चलाना अटपटा लगा, लेकिन अब उनको भरपूर आनंद आ रहा है और वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने इस काम को चुना ताकि वो अपने बच्चों एवं परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में शबीर शाह की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। आपको बताएं कि टेरर फंडिंग मामले में बंद है शबीर शाह। तो श्रीनगर से इस वक्त की बेहद अहम खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में शबीर शाह की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। टेरर फंडिंग मामले में बंद है शबीर शाह। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर श्रीनगर से, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करके शबीर शाह की प्रॉपर्टी अटैच कर दी है। टेरर फंडिंग मामले में बंद है शबीर शाह। तो श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर और लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में शबीर शाह की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। आपको बताएं कि टेरर फंडिंग मामले में बंद हैं शबीर शाह। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लीडर शबीर शाह की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच कर दी है। हम इस वक्त यहां पे मौजूद है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में कहा गया है कि इससे अटैच कर दिया गया है। शबीर शाह के खिलाफ केस है। 2017 30 जून को एक केस दर्ज हुआ था। हाफिज सईद जो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है उसके खिलाफ एंड अदर्स जो केस है, उस मामले में शबीर शाह पे ये इल्जाम है कि उन्होंने यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट हुए या ऐसी कार्रवाइयां हुई जो देश मुखालिफ थी, उनमें उन्होंने फंडिंग की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ईडी ने इस प्रॉपर्टी को जो उनके मुताबिक शबीर शाह के नाम पे है उसे अटैच कर दिया गया है। ये प्रॉपर्टी है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ बर्शा कॉलोनी सनत नगर श्रीनगर में प्रॉपर्टी है और इसे अटैच कर दिया गया है। ईडी ने यह प्रॉपर्टी अटैच की है। फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसी नोटिस नहीं लगी है, लेकिन इस घर में कोई नहीं रह रहा। हमने शबीर शाह की जो बीवी है उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें कोई नोटिस मिला है। उन्होंने कैमरे पे बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने फोन पे हमें बताया कि उन्हें ऐसी कोई इतला नहीं है। ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये बर्शा कॉलोनी श्रीनगर में है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इसे फिलहाल अटैच किया गया है और शबीर शाह जो है वो फिलहाल जेल में है। ये प्रॉपर्टी जो है इसे 22,80,000 की मालियत का बताया गया है। ये वैल्यू इसका बताया गया है। हालांकि अगर आमतौर पे देखें यहाँ वैल्यू इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल इसे 22,80,000 का कहा गया है और केस जो है वो 2017 का है। हाफिज सईद एंड अदर्स के केस में शबीर अहमद शाह की ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।